हेलो व्हाट्सअप गाइस, एक नई वीडियो में आपका एक बिल्कुल नए कंटेंट के साथ स्वागत है। इस वीडियो में हम JSX पर डिस्कशन करेंगे और अपने HTML टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कि हमारा जो JSX का कोड है उसको हम ब्राउज़र पर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो JSX पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारी जो React सैम्पल एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे भी जरूर चेक कर लेना, जिसमें हमने React का बेसिक एनवायरनमेंट और प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। तो दोस्तों, ये हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास SRC फोल्डर है। SRC फोल्डर के अंदर हम जो भी हमारे UI कंपोनेंट्स हैं, एक्शंस हैं, रिड्यूसर्स हैं, स्टोर है, उससे सारा रिलेटेड कोड जो है वो SRC के अंदर ही लिख। जब भी हम npm स्टार्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जितना भी कोड हमने SRC फोल्डर के अंदर लिखा हुआ होता है वो सारा कोड जो है वो वेब पैक जो है वो उसको प्रोसेस कर लेता है। वेब पैक एक मॉड्यूल बंडलर है। वो हमारे कंपोनेंट्स की अलग अलग फाइलों को डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करके, जैसे कि मिनिफिकेशन, एसेट्स मैनेजमेंट, रेफरेंस, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को अप्लाई करके हमें एक स्टैटिक स्क्रिप्ट बंडल फाइल तैयार करके दे देता है। फिर उस बंडल फाइल, स्क्रिप्ट बंडल फाइल को वो index.html में उसका रेफरेंस पास कर देता है। तो जैसा कि हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html फाइल है, इस फाइल में अगर आप देखोगे तो इसमें हमने किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो अभी हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी हम अपनी एप्लीकेशन का सोर्स कोड चेक करेंगे। तो जैसा कि ये हमारी एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे हमारा जो हेड सेक्शन है जो HTML फाइल के अंदर, उसमें स्क्रिप्ट फाइल जो bundle.js है वो लोड हो रही। तो ये कैसे हुआ? तो जब हमने npm स्टार्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया तो जितना भी हमारा SRC फोल्डर के अंदर JSX स्पेसिफिक कोड था, बेबल ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया रेगुलर जावास्क्रिप्ट में। और फिर जितनी भी हमारी फाइल थी SRC फोल्डर के अंदर, इन सभी फाइल्स को वेब पैक ने उसका एक सिंगल मॉड्यूल स्क्रिप्ट फाइल तैयार कर दी और फिर उसका रेफरेंस जो है index.html में पास। हमारा कंपोनेंट से रिलेटेड कोड होता है। तो जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो वो जो bundle.js फाइल है उसी में मिलता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर में हम अपनी सारी स्टैटिक फाइल्स को रखते हैं। तो जिन फाइल्स को हम चाहते हैं कि वेब पैक उनको प्रोसेस ना करे तो उन फाइल्स को हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी आ जाती है package.json फाइल। इसी फाइल के अंदर हम अपने एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज और पैकेजेस को लोड करवाते हैं। तो जब हम npm की इंस्टॉल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता है। तो इसी फोल्डर के अंदर हमारे एक्सटर्नल और उनसे जो रेफरेंस पैकेज इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, JSX क्या है? JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट XML और बहुत से लोग इसको जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी कहते हैं। इसको जावास्क्रिप्ट को एक्सटेंड करके बनाया गया है ताकि जो जावास्क्रिप्ट है वो XML लाइक सिंटैक्स भी एक्सेप्ट कर सकें। तो मोस्टली हमारे जितने भी UI कंपोनेंट्स हैं React के अंदर, हम उनको JSX को यूज़ करके ही लिखते हैं। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि हम अपने HTML टैग्स को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल सिंटैक्स भी लिखे हुए हैं। ये जो बिल्कुल वैलिड सिंटैक्स हैं। तो जैसा कि मैंने ये हेडर HTML का जो टैग है उसके अंदर का कंटेंट जो है उसको हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो नेस्टेड HTML टैग्स हैं उनको भी हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है जिनको हम डायरेक्टली JSX के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि क्लास कीवर्ड है, वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो उसे हमें JSX में यूज़ करने के लिए उसे क्लास नेम लिखना पड़ेगा। और साथ ही में कुछ और भी कीवर्ड है जैसे कि टैब इंडेक्स है, तो उन्हें हमें कैमल के इस नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो JSX बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अपने React एप्लीकेशंस को लिखने के लिए। हम अपने कोड को, जो React एप्लीकेशंस हैं, उनको JSX के बिना भी लिख सकते हैं। तो अगर हम JSX के बिना अपनी एप्लीकेशंस को लिखते हैं तो हमें बहुत सारा नेस्टेड कोड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे डेवलपर जो है वो JSX को प्रेफर करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है और हमारी कोड क्वालिटी भी मेंटेन रहती है।
तो ब्राउज़र को JSX कोड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो बेवल जो है वो JSX कोड को रेगुलर जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। बेवल एक ट्रांसपाइलर है। हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके मोस्टली सिंटैक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के ES6 सिंटैक्स पर ही बेस्ड हैं, लेकिन हमारे जो अभी तक हमारे कई ब्राउज़र्स हैं वो अभी तक ओल्डर सिंटैक्स जो ES5 जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो बेवल जो है वो वहाँ पर भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। जो ES6 सिंटैक्स है उनको ES5 में कन्वर्ट करके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों अब हम JSX के कोड को अपनी सैम्पल ऐप में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास ये जो index.js फाइल है, इसके अंदर हमने अपना जो ऐप कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है उसको रिएक्ट डोम के अंदर रेंडर किया हुआ है। हमने यहाँ पर रिएक्ट डोम के पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। तो रिएक्ट डोम के पैकेज के अंदर हमारे स्पेसिफिक जो डोम रिलेटेड मेथड्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो हमने उसका एक मेथड जो रेंडर मेथड है उसको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इस रेंडर मेथड में हमने एक रिएक्ट एलिमेंट का रेफरेंस पास किया हुआ है और साथ में हमने जो हमारा कंटेनर है, जो हमारा डिव एलिमेंट है, उसका हमने जो रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। रिएक्ट डोम का रेंडर मेथड क्या करेगा, जो हमने रिएक्ट एलिमेंट का रेफरेंस में पास किया हुआ है वो उसके कंटेंट को, जैसे कि उसके चिल्ड्रंस हैं, उसको वो कंट्रोल करेगा और जो कंटेंट को अपडेट करेगा वो रिएक्ट हुक्स के अकॉर्डिंग करेगा। तो जैसा कि हमारे केस में हमने ऐप कंपोनेंट का रेफरेंस पास किया है जो मेन कंपोनेंट है, जो भी कोई और कंपोनेंट हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो जो है वो उसके जो वो उसका चिल्ड्रन कंपोनेंट बन जाएगा ऐप कंपोनेंट का। तो वो जो है वो रेंडर मेथड जो है उसको वर्चुअल डोम में इम्प्लीमेंट करेगा और ये जो सारा प्रोसेस है वो डिफमैन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करेगा। तो इस एल्गोरिदम को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलो अब JSX के सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसा कि हम किसी भी HTML टैग को भी कंपोनेंट से रिटर्न करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू JSX। तो जैसा कि यहाँ पर हम जो हेडर टैग है उसको रिटर्न करवा कर देखते हैं। ये ब्राउज़र में आउटपुट शो कर, हम एंटायर HTML को भी रिटर्न करवा सकते हैं। जैसा कि मैं डिव एलिमेंट यहाँ पर बना रहा हूँ, इस डिव एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल HTML टैग्स लिख सकते हैं। तो लेकिन शर्त ये है कि हम एक कंपोनेंट से केवल एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करवाएंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो कि ये हमें एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट एलिमेंट है, एक डिव है और एक h4 है। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट किसी कंपोनेंट से रिटर्न करवाने हैं तो उसके लिए आपको अलग से कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रेगमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ तक कि हम किसी HTML टैग को भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फिर बाद में हम उसको रिटर्न के अंदर उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं और ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। इसमें हम नेस्टेड एलिमेंट जैसे कि HTML लिस्ट हैं उनको भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हम फ्रूट लिस्ट का रेफरेंस पास कर देंगे। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। हम HTML के अंदर भी अपना जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो इस फंक्शन में हम फ्रूट का नाम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे तो वो हमें फॉर्मेट करके एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन HTML के अंदर लिखने के लिए उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रूट का नाम एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पर फ्रूट का हेडर रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें बिल्कुल फॉर्मेटेड आउटपुट मिलेगी। हम HTML के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मुझे हेडर टैग में ID एट्रीब्यूट्स में कुछ वैल्यू सेट करनी है। तो अभी के लिए तो मैं जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही JSX एक्सप्रेशन से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक ID को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ।
फिर मैं उस आईडी को JSX एक्सप्रेशन की मदद से HTML में भी पास कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अब हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें आईडी जो हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर पास किया है तो वो हमें रिटर्न होकर मिल रहा है। कुछ जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड कीवर्ड है जैसे कि क्लास कीवर्ड है, तो उनको हम JSX के अंदर जो हमारे HTML टैग्स हैं उनके अंदर हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें क्लास को एज ए क्लास नेम में यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी क्लास भी सेट हो चुकी है। दोस्तों हम JSX के बिना भी कंपोनेंट में कोड लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि JSX के बिना हम अपने कंपोनेंट में कोड कैसे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये सारा जो JSX का कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर रिटर्न के अंदर हमें रिएक्ट का एक क्रिएट एलिमेंट मेथड है। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड की मदद से हम JSX के बिना ही रेगुलर जावास्क्रिप्ट में अपने डोम एलिमेंट को बना सकते हैं कंपोनेंट के अंदर ही। तो जैसा कि हमें यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट मेथड के अंदर फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है हम HTML का जो टैग का नाम है उसको पास करेंगे। जैसे हमारे केस में हमने H4 टैग लिया था। तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स इस HTML टैग में पास किए थे हम उनको इसके अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि हम एक जेसन ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे इन एट्रीब्यूट्स को। तो हम यहाँ पर जो हमारी आईडी है हम उसको भी अनकमेंट कर लेते हैं। तो हम इस आईडी को एज ए JSX एक्सप्रेशन में नहीं कॉल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक रेगुलर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हम जैसे ही क्लास नेम लिख लेंगे और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो उसमें हम पास करेंगे जो कंटेंट हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर लिखा था। तो हम थर्ड आर्ग्यूमेंट में हम वो पास कर देंगे। हम इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं, फंक्शन भी हमें चाहिए। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है कि रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने रिएक्ट का पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले रिएक्ट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे ऐसे ही हम जो नेस्टेड एलिमेंट जो हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी उनको भी रेगुलर जावास्क्रिप्ट की मदद से तैयार करके देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास टैग का नाम रहेगा जो UL है हमारे केस में। तो हमने UL टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पास नहीं किया तो ये सेकंड जो आर्गुमेंट है वो नल रहेगा। तो थर्ड आर्गुमेंट में जो हमने कंटेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर पास किया था तो हमारे पास अभी 2 HTML के टैग्स हैं। तो हम इन टैग्स को भी फिर से वही रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से क्रिएट करेंगे थर्ड आर्गुमेंट के अंदर। तो फिर से हमारे पास ये li जो HTML टैग का नाम रहेगा और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो नल रहेगा और थर्ड जो है हमने कंटेंट पास किया था इसके अंदर उसको लिखेंगे। तो ये एज ए स्ट्रिंग जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे ही जो हमारा जो थर्ड जो भी आर्गुमेंट है जो सेकंड के बाद है तो वह एज ए कंटेंट में ट्रीट करेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर। तो फिर हम ऐसे ही जो सेकंड लिस्ट का एलिमेंट है उसको भी बना लेते हैं। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारे पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट आउटपुट में रिटर्न हो जाएगी। एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो हमारा JSX का कोड है और रेगुलर जावास्क्रिप्ट का कोड है बिल्कुल ये दोनों सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो लेकिन ये जो JSX का कोड है ये जो पहले हमने जो रिटर्न के अंदर कोड लिखा हुआ है बिल्कुल इसी रेगुलर जावास्क्रिप्ट के कोड में जो बेबल है इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम जो बेबल का ऑनलाइन टूल यूज़ करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे हम अपना जो JSX का कोड है उसको इसी बिल्कुल ये जो हमने रिटर्न के अंदर कोड लिखा हुआ है बिल्कुल इसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। अपने JSX के कोड को बेबल से ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि बेबल ने हमें ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल सेम जावास्क्रिप्ट रिटर्न करके दी है जैसा कि हमने रिटर्न सेक्शन के अंदर दिखा था। दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने जो डोम एलिमेंट्स हैं उनको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के कुछ डोम API यूज़ किए हैं। तो इन डोम API को यूज़ करके भी हम अपना जो डोम एलिमेंट है
वो बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक हेडर एलिमेंट बनाया हुआ है। लेकिन इससे हेडर एलिमेंट तो स्क्रीन पर रेंडर हो जाएगा, लेकिन जो मॉडिफिकेशन होगी वो रियल डॉम के अंदर होगी। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रियल डॉम है उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो है, तो हमें वर्चुअल डॉम यूज़ करना है। तो जहाँ तक हो सके हमें रिएक्ट के मोस्टली फीचर्स को यूज़ करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।